रंजीत टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परिवहन के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि परिवहन क्या होती है। तो परिवहन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थों को उसके मूल स्रोतों से प्राप्त करके शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों यानी कि हम देखिए मुंह से जब भोजन करते हैं तो भोजन जो है अपने मूल स्रोत उनके हुए विटामिन, कैल्शियम और अलग अलग प्रकार के वसा और कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। उसी को जो है परिवहन कहते हैं। उनके बनने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, इसीलिए उनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। तो परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है उनको शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुँचाना और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को ही परिवहन कहते हैं। पेड़ पौधों और जीव सभी में परिवहन के लिए अलग अलग तंत्र विकसित होते हैं। पेड़ पौधों में परिवहन करने के लिए दो भाग होते हैं। सबसे पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पौधे के दो ऐसे उत्तक होते हैं जो पौधे में परिवहन क्रिया को संपन्न करते हैं। जाइलम एक ऐसा उत्तक है जो पेड़ पौधों, पादप, उत्तक, मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को पत्तों तक पहुँचाता है, उसे ही जाइलम कहते हैं। जाइलम का कार्य होता है दोस्तों पेड़ के जड़ से लेकर सभी प्रकार के पत्तों तक खनिज लवण और जल को पहुंचाना। जाइलम जौ से जड़ होता है और जौ से जाइलम होता है। तो जाइलम जड़ से खनिज लवण और पानी को पत्तों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो पादपीय उत्तक से बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल और खनिज लवणों के पेड़ के ऊपरी भाग तक पहुंच जाने के बाद वहां पर भोजन बनने की क्रिया शुरू हो जाती है और भोजन बनने के बाद पूरे पेड़ में इसका वितरण फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है जिसके कारण यह आसानी से घुलित कार्बनिक पदार्थों का हस्तांतरण करती है। पेड़ पौधे अपना भोजन सुक्रोज के रूप में परिवहन करते हैं। पेड़ पौधे जो हैं अपने भोजन को सुक्रोज के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा करते हैं। तो जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम का कार्य होता है जड़ से लेकर पत्तियों तक खनिज लवण और पानी को पहुंचाना और फ्लोएम का कार्य होता है पादप के उन भागों में बने भोजन को पूरे पेड़ तक वितरित कर देना, यानी बांट देना। तो जाइलम और फ्लोएम में कुछ अंतर को यहाँ देखेंगे। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है लेकिन फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम पत्तों में पाया जाता है और जाइलम जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवणों का हस्तांतरण नीचे से ऊपर की ओर करता है। फ्लोएम में पत्ते में तैयार भोज्य पदार्थ को ऊपर से नीचे की ओर तथा आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे दोनों की ओर। जाइलम जो होता है वो एक दिशीय परिवहन होता है क्योंकि उसमें केवल खाद्य पदार्थों और जल का हस्तांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसलिए इसे एक दिशीय परिवहन कहते हैं। लेकिन फ्लोएम को द्विदिशीय परिवहन कहते हैं क्योंकि फ्लोएम में बना हुआ भोजन ऊपर तथा नीचे दोनों ओर गति करता है, इसीलिए जाइलम एक दिशीय होता है। जाइलम केवल नीचे से ऊपर की ओर जाता है लेकिन फ्लोएम दोनों नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों ओर गति करता है, इसलिए फ्लोएम को द्विदिशीय उत्तक कहते हैं और जाइलम को एक दिशीय उत्तक कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थों के परिवहन की विधि। पौधे में खाद्य पदार्थों के परिवहन दो तरह से होती है। सबसे पहला हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब होता है दोस्तों पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का जलीय घोल के रूप में ले जाने की क्रिया। हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं जिसमें से उन्हें मिट्टी से खनिज लवण और जल की आवश्यकता होती है। तब ये खनिज लवण और जल पेड़ के पत्तियों तक पहुँचते हैं। यहाँ पर ये अपने भोजन बनाने के कार्य को पूरा करने के बाद इसका पूरे शरीर में बंटवारा कर देते हैं। जड़ से पत्तियों तक जाइलम खनिज लवण और जल को पहुंचा देता है और फ्लोएम पत्तियों में बने खाने पीने को पूरे पेड़ के सभी हिस्सों तक पहुंचा देता है। यहाँ सबसे पहले हस्तांतरण के द्वारा खनिज लवण और जल पत्तियों तक पहुंचता है। उसके बाद पेड़ पौधों के अंदर बने हुए जितने सारे हानिकारक पदार्थ हैं वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले तो हस्तांतरण के द्वारा पौधे जो है अपने खाद्य पदार्थों को अपने मूल स्थानों तक पहुंचाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इन दोनों को मिलाकर पौधों में परिवहन बनता है। परिवहन का मतलब ये नहीं दोस्तों कि सिर्फ भोजन को ले जाना। परिवहन का अर्थ होता है भोजन को ले जाना और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। वाष्पोत्सर्जन
वाष्पोत्सर्जन क्या है दोस्तों? पौधे के वायवीय भाग मतलब इसके पत्तियों में जो है छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों के द्वारा जब पौधे अपने हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि अब सुबह जब आप पेड़ पौधों के नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पर आपको पत्तियों से निकलता हुआ पानी साफ साफ नज़र आएगा। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही संभव होता है। पेड़ पौधों से निकला हुआ पानी पेड़ पौधों का हानिकारक पदार्थ होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला तापमान, उसके बाद क्षेत्रफल। पेड़ जितना ही बड़ा होगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा, उसमें उतना ही हानिकारक पदार्थ बनेगा और उसका वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी उतना ही तेज होगा। उसके बाद तापमान जितना तेज होगा उतना ही जल्दी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया शुरू होगी। अब सुनिए, वाष्पोत्सर्जन का पौधे में क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन के कार्य नहीं, पौधे के मूल रोम से शीर्ष तक छोटी एक जाल की निश्चित धारा अविरल बनी रहती है। इसके कथन का मतलब है दोस्तों, पौधे के सभी भागों से हानिकारक पदार्थ पत्तों में इकट्ठा होते हैं और वहीं से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलते हैं। यह पौधे में तापक्रम को बनाए रखता है। तापक्रम का मतलब होता है दोस्तों टेम्परेचर, यानी कि गर्मी। टेम्परेचर को बनाए रखने में वाष्पोत्सर्जन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये पौधे के अंदर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। चलिए दोस्तों आगे। अब जिस तरह से पेड़ पौधों में परिवहन होता है, उस तरह से जीवों में भी परिवहन होता है। जीवों में परिवहन की क्रिया के लिए परिवहन तंत्र विकसित होता है। जंतुओं में परिवहन की क्रिया 3 तत्वों से सहायक होती है। सबसे पहला ब्लड, प्लाज्मा और लसिका। ब्लड जो है एक तरल संयोजी उत्तक है जो बहने के साथ साथ खून के सभी हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसीलिए उसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तो दोस्तों, रक्त के 3 कण होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। तो बच्चों, रक्त के 3 कण हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक उत्तक पाया जाता है, जिसके कारण वो लाल होता है। लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इसका आकार 7.2 पिकोमीटर होता है। इसका जन्म अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका जन्म यकृत में होता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिनों तक हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, लोगों के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं अधिक होती हैं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कम होती है। RBC ज़्यादा होते हैं और WBC कम होते हैं। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का W से वाइट, B से ब्लड और C से सेल, इसलिए इसे WBC का नाम दिया गया है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। WBC का जीवन काल 1 से लेकर 4 दिनों तक होता है। इसकी संख्या खून में 8000 से लेकर 10,000 प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। खून में RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। इस कथन का मतलब है, अब जानते हैं रक्त के तीसरे उत्तक रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु के बारे में। रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका शरीर में मेन काम होता है खून को थक्का जमाने का। यदि कहीं हमारे हाथ में या कहीं पर छोटा सा कट लग जाता है तो उसमें लगातार खून बहते रहता है। अगर रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु नहीं होते तो वो खून कभी बंद नहीं होता। इसका मुख्य काम है खून का थक्का जमा देना। अब जानिए दोस्तों, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हल्के पीलेपन लिए हुए गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य होता है। इसका रंग पीला और बिलुबिलियन के कारण होता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, हिप्पेरिन, फाइब्रोनोजिन। प्लाज्मा में अन्य पदार्थ जैसे जल, प्रोटीन, अकार्बनिक, ग्लूकोज और वसा भी पाए जाते हैं। रक्त में प्लाज्मा 50 से लेकर 55% तक पाया जा सकता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से अब चलते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछ सकते हैं। धमनी और शिरा में क्या अंतर है? तो धमनी रक्त से हृदय को लेकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, अर्थात यह ऑक्सीजन रहित रक्त को ढोता है। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। धमनी ऐसे रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। धमनी की दीवारें मोटी, लचीले और कपाटहीन होती है। धमनी की दीवारों का रंग लाल होता है।
धमनी से रक्त निकलने से धमनी की दीवारें नहीं चिपकती है। धमनी अधिक गहरा होता है। उसके विपरीत शिरा। शिरा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से लेकर हृदय तक पहुंचता है, अर्थात यह विऑक्सीजनित रक्त को ढोता है। शिरा ऐसे खून को शरीर के हिस्सों तक पहुंचाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। शिरा की दीवारें पतली, कठोर और कपाट रहता है, यानी कि इसमें कवर होता है। शिरा की दीवारें नीली रंग की होती हैं। शिरा से रक्त निकलने से शिरा की दीवारें पिचक जाती हैं। शिरा कम गहरा होता है। दोस्तों, ये धमनी और शिरा के बीच मुख्य अंतर थे। दूसरा मेन टॉपिक है हृदय। हृदय मानव का हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है और यह बाईं ओर झुका हुआ रहता है। इसी के कारण हमें हृदय का आभास बाईं ओर होता है, हालांकि ये दोनों हृदय फेफड़ों के बीच में होता है। सिस्टोलिक प्रेशर हृदय का 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। इसलिए एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब हमेशा 120/80 mmHg होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में ये भी आता है कि रक्तचाप को किससे मापा जाता है। तो दोस्तों, रक्तचाप को स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है और ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। एसओ नोड का पूरा नाम साइनोकुलर नोड होता है। पेसमेकर से हृदय की गति को नियंत्रित की जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि भयंकर एक्सीडेंट के बाद या बहुत घातक चोट लगने के बाद किस तरह से उनके सीने पर आयरन के जैसे 2 आकार के यंत्र बैठाए जाते हैं ताकि उसके हृदय को गति दिया जा सके। उसी को पेसमेकर कहा जाता है। तो आपका टॉपिक समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सब कुछ समझे होंगे। बेहतर इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें। रंजीत एकेडमी हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर है।